हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर चाइना और इंडिया के दरमियान होने वाले रीसेंट बॉर्डर क्लैशेस के हवाले से, जिसमें कई सोल्जर्स की जानें भी चली गई हैं। हम देखेंगे इस सारे मामले की डिटेल और स्पेशली डिस्कस करेंगे कि चाइना की ये जो लेटेस्ट एग्रेशन है इसकी वजह क्या है। हम देखेंगे कि ये सारा मामला किस तरह एस्केलेट हुआ, पाकिस्तान से इस सारे मामले का क्या ताल्लुक है। कराकरम पास, आपको याद होगा कि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी गलवान वैली से रिलेटेड, उसमें मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम कराकरम पास से भी जो मुतालिक चीज़ें हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और एंड पे हम देखेंगे कि ये मामला किस तरह आगे बढ़ेगा, बात कहाँ तक आगे चलेगी, मतलब एस्केलेशन कितनी हो सकती है, क्या इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई जंग का ख़तरा मौजूद है। तो आपको याद होगा कि चाइनीज़ इंट्रूजन से रिलेटेड जो लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें हमने बहुत डिटेल से सारी चीज़ों को डिस्कस किया था कि चाइना ने किन किन एरियाज़ पर कहाँ किस किस तरफ से इंट्रूजन्स किया, जिसमें ये गलवान वैली थी, पेंगोंग सो लेक और डेमचोक विलेज वगैरह। और अगर दूसरी साइड से देखें, मतलब सिक्किम या ईस्टर्न साइड से देखें, तो उसमें उस हवाले से भी हमने थोड़ा बहुत देखा था कि कहाँ से चाइनीज़ ने इंट्रूजन किया। गलवान वैली वाला जो पार्ट था उस वीडियो में हमने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, और उसकी एक रीज़न बहुत बड़ी है क्योंकि उस एरिया की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। और उस वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बताया था कि क्या क्या रीज़न्स हैं चाइना उस वैली में आकर बैठ गया। गलवान वैली में चाइना 1962 के बाद आकर बैठा है, और ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए तशवीशनाक बात है। इंडिया बड़े अरसे से गलवान वैली को अपना एरिया समझता रहा था, और अब आके चाइना ने इस पूरे एरिया की जो अलाइनमेंट है वो चेंज कर दी है। चाइना ने उस इलाके में अपनी फोर्टिफिकेशन कायम कर ली हैं, अपने बंकर्स बना लिए हैं, अपने मोर्चे बना लिए हैं, और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रवैया दिखा रहे हैं इंडियन फ़ौजियों को। लास्ट महीने ये वाक़या पेश आया था, हमने बड़ी डिटेल में ये वीडियो बनाई थी। आप एक बार फिर अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश कर सकते हैं, वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब ये सारी डेवलपमेंट्स के बाद भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत इन सारी डेवलपमेंट्स को देखती रही, और हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक काफ़ी डिफेंसिव रवैया था इंडिया का। कोई ज़्यादा इन्होंने कन्फ्रंट करने की कोशिश नहीं की, और पिछले ये एक माह में इन्होंने काफ़ी चाइना से डिप्लोमेटिकली भी चीज़ों को हल करने की कोशिश की है, जो कि मामला किसी तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब चाइना बिल्कुल भी पीछे हटने को नहीं तैयार। तो इस हवाले से अब ऑब्वियसली इंडियंस ने भी सोचा होगा कि हम कुछ इनसे मतलब एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि 15 जून की रात को भारत की वहाँ पर जो फ़ौज तैनात थी उसमें से 16 बिहार यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू, ये अपने कुछ आदमियों को लेकर जहाँ चाइनीज़ बैठे हुए थे ना, उस तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गए। अब इस हवाले से इतनी डिटेल सामने नहीं आई कि ऐसा करने के लिए इनको किसने ऑर्डर दिया था, और क्या ये मतलब डायरेक्ट इनसे बातचीत करने गए थे या कोई इनका खुफिया प्लान था, रात के अंधेरे में ये छुप कर जा रहे थे। अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि ये रात के वक्त वहाँ पर गए। अब ये जब वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर चाइनीज़ के टेंट्स वगैरह मौजूद थे, इन्होंने ऑब्वियसली कुछ ज़रूर किया था जिसने चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर दिया। अब चाइना तो ऑलरेडी वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में अपने फ़ौजियों को लेकर आया हुआ था। उन्होंने पीछे से अपने बंदों को बुलाना शुरू किया, और इन्होंने इंडिया के जो थोड़े से फ़ौजी थे इनको मारना शुरू कर दिया। अब आप में से बहुत से लोगों को आइडिया होगा कि ये एरिया बड़ा मुश्किल इसकी टेरेन है, एक पहाड़ी एरिया है, और अगर आप मैप में देखें तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाती है। नीचे गलवान रिवर बह रहा है और ऊपर मतलब पहाड़ियाँ हैं। तो ये जहाँ पर ये सारा मामला हो रहा था ना, वहाँ पर थी एक स्लोप, ये चोटी पर एक खड़े थे, मतलब चोटी के किनारे खड़े थे, एक छोटी सी वहाँ पर चोटी थी। अब जब चाइनीज़ ने देखा कि इंडियन फ़ौजी हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परसेप्शन के अंदर खड़े हैं, उन्होंने ऑब्वियसली एग्रेशन शुरू कर दी, इनको मारना शुरू कर दिया, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इनको धक्के दिए नीचे। मतलब ये कई फ़ौजी गलवान नाले में ही मतलब गिर कर मार गए, और क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे और कई फ़ौजी पत्थरों से टकरा कर मतलब उनकी हलाकत हुई है। और ऑब्वियसली रात का वक्त था, मुश्किल जगह थी, इनके जो मेडिकल सपोर्ट है वो भी बहुत लेट मिली है कई फ़ौजियों को। इसके बाद कुछ तस्वीरें भी पब्लिश हुई हैं इंडिया के कुछ जर्नलिस्ट की तरफ से, वो डंडे उन्होंने दिखाए हैं जिसके जो चाइनीज़ ने यूज़ किए थे, और पूरे इंडिया में एक बड़ा ज़बरदस्त गुस्सा पाया जा रहा है कि एक बहुत ही बारबेरिक एक्ट था ये चाइनीज़ का। वो डंडे अगर आप देखें ना, मतलब बार्ब वायर्स और मतलब किस तरह नोकीले किस्म की वो उन्होंने उसमें चढ़ाई हुई थी रॉड्स के ऊपर। डंडों के साथ साथ उनके पास पत्थर भी थे जिसका इस्तेमाल किया गया। मतलब बड़ी ही खौफनाक किस्म की एक लड़ाई थी, जिसमें इंडिया की साइड से तो हमें ये पता चला ऑफिशियली कि 20 इनके फौजी मारे गए, 36 इनके मतलब ज़ख्मी हो गए, और 4-5 की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी।
अब ये जो 20 फौजियों की हलाकत थी ना, मतलब ये थोड़े थोड़े टाइम के वक्फे के साथ हुई हैं, क्योंकि इनको मेडिकल सपोर्ट नहीं मिली उस वक्त। अब इंडियन कैजुअलिटीज़ की बात करें तो ये तो पूरी दुनिया के मीडिया ने रिपोर्ट किया, खुद इंडियन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। चाइनीज़ कैजुअलिटीज़ के बारे में कोई ऑफिशियल फिगर्स अभी तक हमारे पास नहीं है। जैसे ही आती है हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस हवाले से भी कोई भी मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स हो, चाहे वो चाइनीज़ सोर्स हो चाहे वो इंडियन सोर्स हो, कोई भी ऑफिशियल इस हवाले से खबर नहीं है। मैं देख रहा था कुछ इंडिया के जो अकाउंट्स थे मतलब सोशल मीडिया पर, वो कह रहे थे कि 43 हमने भी बंदे मारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली मुझे इस नंबर पर कोई ख़ास एतबार नहीं है, क्योंकि एक तो कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है इन नंबर्स का, और इन नंबर्स का ताल्लुक बिल्कुल इसी तरह है जो इंडिया ने कहा था कि बालाकोट में हमने 350 बंदा मारा है। तो इस वजह से मैं अभी इस नंबर पर यकीन नहीं करूँगा। जैसे ही कोई ऑफिशियल सोर्स आता है मैं आपको ट्विटर पर या कहीं भी ज़रूर अपडेट कर दूँगा। अब इस हवाले से इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस की जानिब से ये आवाज़ उठाई जा रही है कि अगर चाइना इतना एग्रेसिव रवैया इख्तियार कर रहा था उनके सोल्जर्स के साथ, तो क्यों इंडिया के फ़ौजियों ने गन्स का इस्तेमाल नहीं किया। ऑब्वियसली इंडिया का कुछ पीस से रिलेटेड मुआहदे हुए हैं, 93 के बाद कोई एक भी मतलब शॉट फायर नहीं किया गया दोनों साइड्स की जानिब से। लेकिन फिर भी एक सवाल ये वो उठा रहे हैं कि अगर चाइनीज़ इतने ज़ालिमाना तरीके से हमला कर रहे थे, तो जो पीछे फ़ौजी बैठे थे इंडिया के, उन्होंने क्यों नहीं रिटेलिएट किया और क्यों नहीं गन्स का इस्तेमाल किया। और इसका जवाब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये दिया कि अभी हम ये नहीं चाहते थे, उस वक्त उनको ऑर्डर नहीं थे, और हम सारे जो पास्ट के मुआहदे हैं जो हमने चाइना से किए हुए, हम उनकी पासदारी चाहते थे। अब इस हवाले से इंडिया की डिफरेंट पब्लिकेशंस में कुछ आर्टिकल्स छपे हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया चाइना का इतना एग्रेसिव रवैया देखते हुए ना, हो सकता है चाइना के साथ जो इनकी एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको चेंज करे। यानी कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडिया अगर कोई चाइना की तरफ से काफ़ी कोई अग्रेसिव रवैया इख्तियार किया जाता है तो गन्स का भी इस्तेमाल करें, मतलब फायर आर्म का जो इस्तेमाल इन्होंने बिल्कुल इस पर बैन किया हुआ था वो अब यूज़ करना शुरू कर दें। लेकिन इस हवाले से भी इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये सवाल उठाते हैं कि अगर आप फायर आर्म का यूज़ करेंगे इस इलाके में, जो कि आपने चाइना से मुआहदा किया हुआ था कि दोनों साइड्स नहीं करेंगी, तो चाइना क्या फिर चुप बैठेगा? चाइना फिर उससे भी दुगनी कुव्वत से अटैक कर सकता है। तो ये एक मामला बहुत ज़बरदस्त तरीके से एस्केलेट हो सकता है। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद हमने देखा कि मोदी का भी एक वीडियो पैगाम आया जिसमें उसका चेहरा बड़ा लटका हुआ था, और वो ये कह रहा था कि जी हमें अगर मज़ीद इंस्टिगेट किया गया, मतलब भड़काया गया, तो हम बदला ज़रूर लेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इस पर भी फिर इंडियन एक्सपर्ट्स ने कहा कि भाई और कितना तुम्हें इंस्टिगेट करे चाइना, 20 बंदे तुम्हारे मार दिए और अभी भी तुम कह रहे हो कि अगर चाइना हमें भड़काएगा तो हम एक्शन लेंगे। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के हवाले से डिस्कस करें ना, तो चाइना का जो डिफेंस बजट है वो इंडिया के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। उनका तकरीबन $175 बिलियन का बजट है और इंडिया का 65 से 70 बिलियन डॉलर्स के करीब इंडिया का डिफेंस बजट है, जबकि पाकिस्तान का इंडिया से भी 6 गुना कम है। मतलब इंडिया का पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा और चाइना का इंडिया से 3 गुना ज़्यादा। तो जब 6 गुना कम कुव्वत वाली फ़ौज से लड़ने की बात हो तो तब तो इनके बड़े ऐसे एग्रेसिव किस्म के बयानात आते हैं इंडिया के, और हम ये भी सुनते हैं कि जी मुजफ्फराबाद का हम मौसम दिखाएंगे इंडिया के चैनल्स। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये इनके लिए कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान कितने अरसे से जितना पूरा कश्मीर के जो एरियाज़ हैं उनके वेदर बता रहा है। तो हमें कुछ इस किस्म की मुज़क्का खेज़ किस्म की धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन चाइनीज़ की दफ़ा अगर हम देखें तो कोई भी कोई ज़बरदस्त रिस्पॉन्स सामने नहीं आता इंडिया का। और हमेशा से हमने देखा है कि चाइना जब भी इंडिया के साथ एग्रेसिव रवैया इख्तियार करता है, इंडिया बिल्कुल ही डिफेंसिव पर चला जाता है। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने कहा कि जी चाइना का ये अटैक हमें पूरा प्लान नज़र आता है, बड़े प्लान तरीके से इन्होंने किया। ओवरऑल इंडिया का जो रिस्पॉन्स था ना वो काफ़ी डिफेंसिव था। अब इंडियन आर्मी के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं डॉक्टर NC अस्थना, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट आई। उन्होंने कहा कि थैंक गॉड इट वाज चाइना। अगर ये पाकिस्तान होता ना तो हमारा जो रिस्पांस था वो बहुत अग्रेसिव होता और हमने पाकिस्तान को पत्थर के दौर में धकेलने की धमकी भी दे देनी थी। और वो कह रहे हैं कि इतने हमारे डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम अंदर खाते, क्या चाइना की मिलिट्री पावर से हम डरते हैं? अगर नहीं डरते तो प्लीज़ कुछ करें। अब हम बात करते हैं चाइना के इस एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में कि क्यों चाइना इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है इंडिया को।
अब इसकी एक तो रीज़न, बल्कि एक नहीं मल्टीपल रीजंस हमने डिस्कस की थी इस वीडियो में, जब हमने गलवान वैली और बाकी इंट्रूजन्स के हवाले से बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी। इसमें हमने सारा डिस्कस किया था कि चाइना क्यों इतना ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच दिखा रहा है इंडिया को। इसमें एक बहुत बड़ी रीज़न है, इंडिया ने जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया था, पूरे कश्मीर का स्टेटस बदलने की कोशिश की थी यूनिलैटरली। आपको याद होगा कि जिस दिन ये कश्मीर का स्टेटस बदल रहे थे, पार्लियामेंट में अमित शाह जिस तरह तकरीरें कर रहा था और बड़े चेस्ट थम्पिंग उनकी अप्रोच थी, उस दिन तो ये पूरे मतलब फूले हुए थे और कह रहे थे कि अक्साई चीन को भी वापस लेंगे और आज़ाद कश्मीर को भी वापस लेंगे। तो ये जो इस तरह की मैसेजिंग है ना, ये चाइना ने इसको कोई अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया। और इंडिया और चाइना की हिस्ट्री देखी जाए ना, अभी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि चाइना कभी भी नहीं चाहता कि इंडिया जब भी चाइना के हवाले से एग्रेसिव होने की कोशिश करता है ना, चाइना उसी वक्त उसको एक सबक सिखा देता है। अब इसकी जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, नेहरू के साथ माओ ज़ेडुंग ने क्या किया था, वो थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे ये इंडिया ने जो यूनिलैटरली कश्मीर का स्टेटस चेंज किया और पैरेलल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो स्ट्रॉन्ग कर रहा था। तो इन चीज़ों ने चाइना को डिस्टर्ब किया कि मतलब इंडिया के तेवर क्या है, इंडिया चाहता क्या है। अब एक इम्पॉर्टेंट रोड के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो इंडियन मिलिट्री ने बिल्ड किया है इस पूरे लद्दाख के रीजन में, जो नॉर्दर्न लद्दाख में इंडिया की आर्मी की मोबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है। दरबोक श्योक दौलत बी गोल्डी रोड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन मिलिट्री के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए। और इसका एक सेक्शन सब सेक्टर नॉर्थ, ये गलवान वैली के ऑपोजिट, मतलब गलवान रिवर को क्रॉस करके इसका जो सेगमेंट है इसके सामने से गुजरता है। और चाइना ने इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक गोल किया ना यहाँ पर बैठकर, मतलब नॉर्दर्न लद्दाख में इंडियन आर्मी की जो पूरी मूवमेंट है वो दाव पर लग सकती है अगर किसी एस्केलेशन की सूरत में चाइना इस रोड पर कोई भी रुकावट रखता है। और इसके साथ ही ये रोड कनेक्ट करती है कराकोरम पास तक। मैंने आपसे इस वीडियो में वादा किया था कि कराकोरम पास के हवाले से किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कराकोरम पास के लेफ्ट पर है पाकिस्तान और राइट पर है चाइना। अब ये कराकोरम पास, ये पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ है, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके थोड़ा सा ही लेफ्ट साइड पे सियाचिन ग्लेशियर है, मतलब इंडियन आर्मी की जितना भी रसद है वो इसी रोड से जाता है सियाचिन की तरफ। ये इतना वाइटल एरिया, इतने ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं इस इलाके में और इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। मतलब यहाँ से ही ग्लेशियर्स पिघल के पाकिस्तान और इंडिया की तरफ जाते हैं। ये वाला सेगमेंट है ना अनडिफाइंड, जहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर आता है, जहाँ पर पाकिस्तान और इंडियन आर्मी की लड़ाई बड़े अरसे से जारी है, ये है अनडिफाइंड एरिया जहाँ पर किसी की भी हुकूमत नहीं है। मतलब ये जो गलवान वैली में चाइना आया ना, इसने दो साइड से इंडिया को नुकसान पहुंचाया। एक तो कराकोरम पास और सियाचिन ग्लेशियर की तरफ जाने वाला रसद, उसको चाइना रोक सकता है। उसके साथ ही अक्साई चिन पर चाइना आकर बैठ गया। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बड़ी डिटेल में बताया था कि अक्साई चिन का एक किस्म का ये दरवाज़ा है गलवान वैली। अगर कोई भी एस्केलेशन होती है ना, तो इंडिया बड़ी तेज़ी से इस रोड के थ्रू अपनी पूरी फौज ला के अक्साई चिन पर चढ़ाई कर सकता है। वो तो अब दरवाज़ा, वो चैप्टर बिल्कुल ही क्लोज कर दिया चाइना ने। मतलब अक्साई चिन के दरवाजे पर आकर बैठ गया चाइना। मतलब इंडिया के लिए जो इजी रास्ता था ना अक्साई चिन का, वो चाइना ने ब्लॉक कर दिया। और इसके साथ ही पोटेंशली कराकोरम पास और सियाचिन की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं उनको भी चाइना फ्यूचर में ब्लॉक कर सकता है। और इसके साथ ही ये जो चाइना ने इकदाम किया, जो हमने क्लियरली देखा है कि इंडिया इसको रोकने में नाकाम रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि फ्यूचर में चाइना ने जो इस तरह का ये इकदाम किया है, अगर फ्यूचर में चाइना कुछ ऐसा इकदाम करता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है, किसी और स्ट्रेटेजिक पॉइंट से इंडिया के इलाके में घुस जाता है, तो एक बार फिर क्या इंडिया इनका मुंह ही देखता रहेगा? क्या इंडिया चाइनीज़ को फिर एक फ्री हैंड दे देगा और कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा जैसा हमने इस केस में देखा है? अब चाइना ने जो इतना अग्रेसिव और इतना बड़ा मूव खेला ना इंडिया के खिलाफ, इसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा, ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मिलिटरीली भी। ये चीज़ मैं इंडिया के एक डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण स्वामी के मुंह से सुन रहा था। वो कह रहे थे कि इंडिया के कुछ इकदामात की वजह से इंडिया ने अपने लिए खुद 2 फ्रंट वॉर थ्रेट को दावत दे दी है। मतलब अब 2 ख़तरे हैं इंडिया के लिए, एक तो चाइना की साइड से और पाकिस्तान की साइड से। पहले इन्होंने ये उनके मुताबिक कि हमने पूरी अपनी जो एनर्जीज थी पाकिस्तान के खिलाफ ही लगाई हुई थी, और उन्होंने कहा कि चाइना एक ऐसा
मतलब हमारे लिए थ्रेट है जिसको हम काउंटर नहीं कर सकते, उन्होंने क्लियरली कह दिया। तो ये जो डेवलपमेंट है इसको अगर किसी तरह इंडिया रोक भी लेना किसी भी तरह डिप्लोमेटिकली, इंडिया को फिर भी इसकी जो रेमिफिकेशंस हैं उनका सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो चाइना ने इंडिया को टेस्ट कर लिया कि हम इनके इलाके में घुसकर हमने कब्जे कर लिए और इनके बंदों को भी मारना शुरू कर दिया, फिर भी इतना कोई एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं आया। और दूसरा, और फिर जो टू फ्रंट वॉर थ्रेट है वो भी इंडिया को उसका भी सामना करना पड़ रहा है। तो 5 अगस्त 2019 को इंडिया के लीडर्स जब अपनी छाती चौड़ी करके कश्मीर के हवाले से यूनिलैटरल फैसले कर रहे थे ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब इनको भुगतना पड़ रहे हैं। 93 से 2013 तक चाइना और इंडिया के दरमियान तकरीबन 4 से 5 मुआहदे हुए जिसमें इन्होंने इस बात का अज़म किया था कि हम किसी भी किस्म की एग्रेशन नहीं दिखाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, कोई भी बंदूक नहीं चलाई जाएगी, फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये सारे मुआहदे, ये सारी जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, ये तितर बितर होती चली जा रही है। और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है इंडिया ने जो कश्मीर का स्टेटस बदलने की कोशिश की है। चाइनीज़ की जो अप्रोच है इंडियंस को हैंडल करने के हवाले से अब हम देख रहे हैं कि उसी पुरानी टैक्टिक की तरफ चाइना आ रहा है कि इंडिया को सबक सिखाया जाए। और चाइना कह रहा है कि अगर तुम यूनिलैटरली इसका स्टेटस बदल सकते हो ना, तो फिर मैं फौजी ताकत के थ्रू अपनी मर्जी से जो भी चाहे इस इलाके में कर सकता हूँ। 1962 में चाइनीज़ लीडर माओ ज़ेडुंग ने इंडियन लीडरशिप के हवाले से कहा था, स्पेशली नेहरू के हवाले से, कि इनको एक सबक सिखाने की ज़रूरत है। उस वक्त जो नेहरू की हुकूमत थी ये तिब्बत में काफ़ी अनरेस्ट क्रिएट कर रहे थे, उनको मिलिटरीली सपोर्ट कर रहे थे वहाँ के जो कुछ बागी ग्रुप्स थे चाइना के ख़िलाफ़। तो चाइना ने बिल्कुल भी इस चीज़ को पसंद नहीं किया और उस वक्त उन्होंने फैसला किया कि इनको हम जंग के थ्रू सबक सिखाएंगे। और अक्साई चीन ऑफिशियली चाइना ने इंडिया से ले लिया था उस जंग में। अक्साई चीन पे 47 से लेकर 62 तक एक टसल चलती रही इंडिया की, मतलब एक कोल्ड वॉर थी जिसको चाइना ने ठप्पा लगाकर अपने पास कर लिया। और इस बार ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग की जो अप्रोच है इंडियन लीडरशिप के हवाले से, स्पेशली मोदी सरकार के हवाले से, कि इनको भी एक सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये है चाइना का माइंडसेट इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है जो इन्होंने किया है। तो ये चाइना को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरा है। और दूसरा, अगर आप देखें ना इनके स्टेटमेंट, इनके फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट चाइना के, तो पता लगता है कि एक बहुत बड़ी रीज़न इस एडवेंचर करने की ये भी है कि वो इंडिया को एक सबक सिखाना चाहते हैं कि आपकी जो मिलिट्री पावर है ना वो हमेशा हमसे कम रहेगी। अगर आपने गौर किया हो तो ट्विटर पर चाइनीज़ ऑफिशियली और अनऑफिशियली एक बड़ी तादाद में ऐसा कंटेंट फेंक रहे हैं कि जिसमें वो बता रहे हैं कि इंडियंस को बता रहे हैं कि आप हमसे नहीं लड़ सकते। और इंडियन लीडरशिप को इस तरह के मैसेजेस भिजवाए जा रहे हैं कि आप अपनी आवाम को झूठे ख्वाब दिखाना छोड़ दें, आप आराम से बैठ जाएं। ये जो अमित शाह की स्पीचेस थी कि अक्साई चीन भी वापस लेंगे, आज़ाद कश्मीर भी वापस लेंगे, फिर इन्होंने CPEC के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि जी हम CPEC को नहीं बनने देंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली चाइना के लिए बहुत ज़्यादा, चाइना ने इसको अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया। चाइना बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुआ इसकी वजह से। दूसरा, ऑब्वियसली चाइना एक और हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इंडिया से, इंडिया के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। अब आपको याद होगा कि पुलवामा के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इंडिया किस तरह मगरबी जो कुव्वतें हैं उनके हाथों में खेल रहा है, कि वो किस तरह आर्टिकल्स छाप रहे थे उस वक्त कि इंडिया का सारा मिलिट्री इक्विपमेंट पुराना हो चुका है और उनको अब नया ख़रीदने की ज़रूरत है। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि US जो पैसिफिक कमांड थी ना, उसका नाम उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले चेंज किया था US इंडो पैसिफिक कमांड। मतलब इंडिया को खुश करने के लिए उसमें इंडो का वर्ड डाल दिया था। और जो वो सारा एरिया है पैसिफिक ओशियन का, वो बहुत ज़्यादा मतलब मेनली डील करता है चाइना से, और तो कोई इतना बड़ा राइवल नहीं है उस इलाके में अमेरिका का। तो साउथ चाइना सी में जो अमेरिका और चाइना का फड्डा है उसको US इंडो पैसिफिक जो इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो उसको हैंडल करती है, और उसमें उन्होंने इंडिया को एक बहुत बड़ा रोल दे दिया हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हैं, मैंने कई वीडियोज़ में ये डिस्कस किया हुआ है कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को यूज़ कर रहा है अपने मकासद के लिए, मतलब चाइना को काउंटर करने के लिए। और मैंने इस वीडियो में कहा था कि इंडियन लीडरशिप को सोचना चाहिए कि वो
इतने हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हुए अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा या मिल बैठकर कोई स्ट्रेटजी बनाएगा जिसमें हम सारे पीस के साथ रह सकें। और इस हवाले से एक और मज़े की बात यह कि चाइना ने इंडिया को मल्टीपल टाइम्स ये पैगाम भिजवाया कि यार ट्राईलेटरल एक कॉपरेशन होनी चाहिए, उसको हमें बनाना चाहिए जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और चाइना शामिल होंगे, जिसको जो कश्मीर वगैरह के जो हमारे मैटर्स हैं, जो डिस्प्यूट हैं, उनको हम मिलकर हल करें। लेकिन मोदी सरकार ने चाइना की ये जो ऑफ़र थी इसको ठुकरा दिया। और जब इंडिया को ज़रूरत होगी ना मुश्किल वक्त में अमेरिका की, तो वो इंडिया की कभी भी नहीं मदद करेगा, चाइना के खिलाफ स्पेशली। लेकिन अगर साउथ चाइना सी में इंडिया की इनको कोई ज़रूरत पड़ती है ना, तो वहाँ पर ये इंडिया से काम निकलवा लेंगे, लेकिन मदद करने कभी भी नहीं आएंगे। ये है अमेरिकन्स की साइकी। अब मामला किस तरफ जाएंगे, ये इसका सारा दारोमदार चाइना पर है। चाइना क्या चाहता है? हमने देखा है कि इस पूरे केस में जो एग्रेसर है ना, वो है चाइना। ये चाइना पर डिपेंड करता है कि वो पीछे हटता है या नहीं हटता, या अब उनका मूड कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने का है। तो ये सारा दारोमदार अब चाइना पर करता है। मतलब ये इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट भी मान रहे हैं कि इंडिया के पास इस वक्त मनूवर करने के लिए बहुत कम रूम है। इंडिया इस वक्त सिर्फ यही कर सकता है कि बेहतर डिप्लोमेसी के थ्रू, मतलब अपने एलाइज को मिला के चाइना को थोड़ा सा ठंडा किया जाए, क्योंकि अगर चाइना ने अपना नेक्स्ट मूव खेल लिया ना, वो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होगा। 62 में भी भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त हुई थी चाइनीज़ के हाथों, और उस वक्त भी चाइनीज़ ने डिसाइड किया था जंगबंदी का। और इस हवाले से जो कुछ इंडियंस कहते हैं ना कि हमारी आर्मी 1962 वाली नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा है, तो शेखर गुप्ता इंडिया के बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऑब्वियसली नो डाउट इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है 1962 के मुकाबले में, लेकिन उनके मुताबिक जो चाइनीज़ आर्मी है ना, वो भी 1962 वाली नहीं है। उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट, उनकी साइबर कैपेबिलिटीज़, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, ये सब चीज़ें इंडिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मोदी एक लिमिटेड अरसे तक अपने फॉलोअर्स को अंधेरे में रख सकता है। अभी तक तो इंडिया में जो मोदी के सपोर्टर्स हैं वो आंखें बंद करके उसी चीज़ पर एतबार कर रहे हैं जो मोदी सरकार उन्हें कह रही है। लेकिन अगर कोई बड़ा वाक़या इनके साथ हो जाता है ना, अगर कोई बड़ा टुकड़ा ज़मीन का इनके हाथ से निकल जाता है, तब ये मोदी की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। मतलब समझे उस दिन मोदी का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो ख़त्म। मतलब एक लंबे अरसे तक ये अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और जनता के वोट बटोरने के लिए पीओके एक्साइचिन करते रहे, और दूसरी तरफ काम करने वाले अपना असल काम कर गए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके ख्याल में चाइनीज़ गलवान वैली में आकर जो बैठ गए हैं, क्या इनके लिए ये इनफ है? क्या ये सियाचिन और कराकोरम पास जाने वाले रास्तों को रोक कर जो इनके पास अब पोटेंशियल आ गया है, और इंडियन आर्मी का जो सारा रसद है उसको डिस्टर्ब करने की एबिलिटी जो इनके पास आ चुकी है, क्या वो इससे खुश हैं या अब ये एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाए।